नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीत ऑफिशियल। दोस्तों, इस चैनल पर आप चाहे एसएससी, रेलवे या व्यापम की किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए मैं लेके आया हूँ आपका मैथ्स का पोर्शन। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बेसिक मैथ्स से स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक मैथ्स में अपन पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति संख्या पद्धति अगर संख्या पद्धति में सबसे पहले बात आती है हमारी संख्या, तो हम देखते हैं संख्या किसे कहते हैं। संख्या का मतलब होता है संख्या वह चीज है जिससे किसी वस्तु को गिना जा सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, संख्या कहेंगे। तो यहाँ पर अगर देखिए जो संख्या होती है हमारी बहुत सारी होती है, जैसे कि होती है हमारी प्राकृत संख्या होती है, एक होती है पूर्ण संख्या होती है हमारी, एक क्या होती है पूर्णांक संख्या होती है। तो इन सभी संख्याओं के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम देखेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो एक से स्टार्ट हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये कहाँ तक जा रही हो, अनंत तक जा रही हो, इसे हम क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी हो जाएगी, हमारी 1 हो जाएगी। अगर बात की जाए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या की बात की जाए, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या की बात की जाए तो कौन सी हो जाएगी, हमारी इनफिनिटी यानी कि अनंत हो जाएगी। दोस्तों, अपने को सिर्फ इतना ही याद रखना है कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, तो क्या हो जाएगी, हमारी 1 हो जाएगी। अगर सबसे बड़ी प्राकृत संख्या की बात की जाए तो कौन सी हो जाएगी, हमारी इनफिनिटी हो जाएगी। और प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। अगली हम देखेंगे पूर्ण संख्या। यहाँ पे अपने को देखना है पूर्ण संख्या। जैसे कि यहाँ पे दे रखी प्राकृत संख्या कहाँ से शुरुआत होती है, 1 से शुरुआत होती है। उसी प्रकार अगर इसे पूर्ण बनाने के लिए अगर इसमें 0 को जोड़ दिया जाए तो ये संख्या क्या बन जाएगी, हमारी पूर्ण बन जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा, 0 भी शामिल हो जाएगा, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये कहाँ तक जाएगी, इनफिनिटी तक जाएगी। अब यहाँ पर अगर बात की जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। उसी प्रकार अगर बात की जाए कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, हमारी इनफिनिटी हो जाएगी। दोस्तों, सिर्फ अपने को यही ध्यान में रखना है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी, हमारी इनफिनिटी हो जाएगी। उसी प्रकार आगे बात करते हैं पूर्णांक संख्या। उसी प्रकार देखेंगे पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या जिसमें धनात्मक भी शामिल हो और क्या शामिल हो, ऋणात्मक भी शामिल हो। पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जिसमें धनात्मक भी शामिल हो, धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों संख्या शामिल हो, उसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। अब यहाँ पे अपने को देखना है कि जो पूर्णांक संख्या, जैसे कि यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 और ये कहाँ तक जाएगी, इनफिनिटी, ये क्या होगी, हमारी धनात्मक संख्या होगी। अब ऋणात्मक संख्या 0 से किधर जाएगी, -1, -2, -3, -4 और इनफिनिटी। सिर्फ अपने को यहाँ पे ये ध्यान देना है, पूर्णांक संख्या की अगर बात की जाए तो पूर्णांक संख्या में -1 जो क्या है, -2 से बड़ा है कि छोटा है, जो -1 है वो -2 से बड़ा होगा। उसी प्रकार यहाँ पे अगर देखा जाए जो -2 है वो -3 से बड़ा होगा। यानी कि जैसे जैसे अपन इधर जाएंगे ये संख्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे कि -1 बड़ा होगा, फिर उससे छोटा -2 होगा, फिर उससे छोटा -3 होगा। तो यहाँ पर अपने को ध्यान में रखना है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या की अगर बात की जाए, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा, हमारी -इनफिनिटी, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या। उसी प्रकार अगर बात की जाए सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या की, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगी, हमारी +इनफिनिटी। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार यहाँ पर अगर बात की जाए कि सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या तो क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। उसी प्रकार अगर बात की जाए सबसे बड़ी
सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगी, वही इंफिनिटी होगी। उसी प्रकार अगर बात की जाए कि सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या, उसी प्रकार अगर दोस्तों यहाँ पे लिख रहा हूँ सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, तो सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या क्या हो जाएगी, माइनस इंफिनिटी हो जाएगी, माइनस इंफिनिटी हो जाएगी। उसी प्रकार अगर बात की जाए कि सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगी हमारी, माइनस। ये कंप्लीट है दोस्तों, इनको सभी को आपको यहाँ पर अगर सबसे पहले अपने को ये देखना है प्राकृत संख्या जो 1 से शुरुआत की गई और कहाँ तक चलेगी, इंफिनिटी तक चलेगी। इसमें अपने को ये ध्यान रखना है सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी हो जाएगी, इंफिनिटी हो जाएगी। पूर्ण संख्या में अगर प्राकृत संख्या में हम 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगी, हमारी पूर्ण संख्या बन जाएगी। और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरुआत होगी, 0 से शुरुआत होगी और कहाँ तक चलेगी, इंफिनिटी तक चलेगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, इंफिनिटी हो जाएगी। उसी प्रकार आगे हम देखेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जिसमें धनात्मक भी शामिल हो और ऋणात्मक संख्या भी शामिल हो, उसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। जैसे कि 0 1 2 3 4 और इधर भी चलेगा, फिर -1 -2 -3। यहाँ पर अगर बात की जाए कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है, तो माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कौन सी हो जाएगी, प्लस इंफिनिटी हो जाएगी। अगर सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या की बात की जाए तो माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। अगर सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या की बात की जाए तो प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर अगर हम देखेंगे सबसे छोटी ऋणात्मक, यहाँ पर अगर देखेंगे सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर, इतना मैं रब कर देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते, अब पढ़ने वाले अपन भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहेंगे हम, जिसके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो, जिसके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो, उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। और भाज्य संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, 4 से स्टार्ट होती है। जैसे कि 4 6 हो जाएगा, फिर हमारा 8, फिर हो जाएगा हमारा 9 और फिर हो जाएगा हमारा 10। ये कहाँ तक चलेगा, अनंत तक चलेगा। यहाँ पर अगर बात की जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, 4 हो जाएगी। सबसे बड़ी अगर भाज्य संख्या की बात की जाए, सबसे बड़ी भाज्य संख्या की बात की जाए तो कौन सी हो जाएगी हमारी, इंफिनिटी हो जाएगी। भाज्य संख्या में सिर्फ अपने को इतना ही याद रखना है कि भाज्य संख्या कहाँ से शुरुआत होती है, 4 से शुरुआत होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात की जाए तो 4 होगा। सबसे बड़ी भाज्य संख्या की, अब हमने भाज्य संख्या देख ली थी, अब देखना है अपने को अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं से विभाजित हो और किससे विभाजित हो, 1 से विभाजित हो। जो क्या हो, स्वयं से विभाजित हो तथा 1 से हो, उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या कहाँ से शुरुआत होती है हमारी, 2 से शुरुआत होती है। 1 को अगर देखा जाए तो जो 1 है ये ना तो अभाज्य है और ना क्या है, भाज्य। अपन सबसे पहले देखने, और यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है कि कौन सी संख्या अभाज्य है, ये अपने को एग्जाम में अधिकतर बार पूछा गया है। तो यहाँ से सबसे पहले अपने को देखना है कि 1 से लेकर 25 तक, 1 से 25 तक की अभाज्य संख्या अपने को देखना है। तो 1 से 25 तक अगर देखेंगे तो 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 के बाद में कितनी हो जाएगी, 3, फिर 5 अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है, उसके बाद में 11 अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है, 17 भी अभाज्य संख्या है, 19 भी अभाज्य संख्या है, फिर आगे हम देखेंगे 23 भी अभाज्य संख्या है। ये 1 से लगाकर 25 तक की अभाज्य संख्या है। तो कुल मिलाकर 1 से लगाकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 1 से लेकर 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या हो गई, 9। कहीं बार एग्जाम में पूछा गया है कि 1 से लेकर 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो कुल कितनी होती है, 9 होती है। उसी प्रकार आगे हम देखेंगे 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्या। अब 25 तक तो हो गई थी हमारे यहाँ, फिर आगे हम बढ़ेंगे 23 के बाद में यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, 29,
29 के बाद में क्या हो जाएगा 31, 31 के बाद में क्या हो जाएगा 37, 37 के बाद में क्या हो जाएगा 41, 41 के बाद में क्या हो जाएगा 43 और 43 के बाद में क्या हो जाएगी 47। ये हो जाएगी हमारे 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्या। कुल कितनी होगी 1 2 3 4 5 6। यानी कि अगर पूछा जाए कि 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 से लेकर 25 तक तो 9 9 और 6 कितना 15 हो जाएगा। उसी प्रकार आगे हम देखेंगे 1 से लेकर 75, 1 से लेकर 75 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होगी। 50 तक तो हो गई थी, फिर 50 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या होगी, अगली संख्या हो जाएगी 53, 53 के बाद में कौन सी हो जाएगी हमारी 59, 59 के बाद में कौन सी हो जाएगी हमारी 61, 61 के बाद में कौन सी हो जाएगी हमारी 67, 67 के बाद में हमारी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी 71, 71 के बाद में कौन सी हो जाएगी हमारी 73 हो जाएगी। इस प्रकार आपने भी ध्यान रखना है कि 1 से लेकर 75 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होगी 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 संख्या होगी। 1 से लेकर 50 तक कितनी थी 15 थी, 15 में अगर मैं 6 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 21। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 1 से लेकर 75 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है तो क्या हो जाएगी हमारी 21 हो जाएगी। उसी प्रकार आगे हम देखेंगे 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होगी, तो 73 होगी थी। अगली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी हमारी, अगली अभाज्य संख्या हो जाएगी हमारी 79, 79 के बाद में क्या हो जाएगा 83, 83 के बाद में क्या हो जाएगा हमारा 87, 87 के बाद में क्या हो जाएगा हमारा 87 के बाद में 87 में सॉरी दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 89, 89 एक अभाज्य संख्या है, 89 के बाद में क्या हो जाएगा 97। इस प्रकार कुल कितनी अभाज्य संख्या 1 2 3 4, 21 में अगर मैं 4 जोड़ूंगा कितना बन जाएगा 25। इस प्रकार 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या हो जाएगा हमारी 25 अभाज्य संख्या हो गई। दोस्तों अपने को याद रखना है कि 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है और वो कौन कौन सी संख्या है, ये सभी को पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभाज्य संख्या हो गई अपनी कंप्लीट। अब देखते हैं अपन परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहेंगे, जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। वो संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर अगर बात की जाए 5 बटा 6, 6 बटा 7 या 8 बटा 11, ये कौन सी संख्या हमारी परिमेय संख्या है। उसी प्रकार आगे बात की जाए कि 22 बटा 7, 22 बटा 7 जो हमारा कौन सा होता है पाई का मान होता है, ये 22 बटा 7 भी क्या हमारी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं अपने को ये देखना है। परिमेय संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम क्या कहेंगे परिमेय संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल अगर देखेंगे जैसे कि 5 बटा 6, 6 बटा 7, 8 बटा 11, अंडर रूट 25 भी क्या है परिमेय संख्या है। उसी प्रकार आगे हम देखेंगे 22 बटा 7 जो है पाई का मान होता है, ये भी क्या है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की एक और परिभाषा बनती है दोस्तों, अपने को देखना है कि जिसका दशमलव प्रसार, इसकी एक और परिभाषा बन जाएगी जिसका दशमलव प्रसार शांत या समान आवृत्ति का हो, शांत या समान आवृत्ति का हो, उसे भी हम क्या कहेंगे परिमेय संख्या कहेंगे। अब ये शांत या समान आवृत्ति क्या है ये अपने को देखना है। जैसे कि मैंने लिखा है 5 बटा 6, 5 बटा 6, अब 5 में मैं 6 का भाग लगाऊंगा, भाग नहीं जाएगा, उसकी लगा दी मैंने 0, अब ये क्या बन जाएगा 50 बन जाएगा। 6 8 48, कितना बचा 2 बन गया, फिर ये बन जाएगा 20 बन जाएगा, फिर 6 3 18, 20 में से 18 जाए कितना बचेगा वापस है 30 बचा, 6 3 18, यानी कि 3 3 3 3 ये कहाँ तक चलता है अनंत तक चलता रहेगा, यानी कि समान आवृत्ति। ये क्या होगी इसकी समान आवृत्ति होगी। तो ये कौन सी संख्या होगी हमारी परिमेय संख्या होगी। उसी प्रकार आगे हम देखेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता, जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता, वो संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अपरिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी जैसे कि अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है।
√3 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या, √7 भी अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार आगे हम देखेंगे तो अपरिमेय संख्या की एक और परिभाषा हो जाएगी, जैसे कि परिमेय संख्या पर जिसका दशमलव प्रसार शांत या समान आवृत्ति का हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, जिसका दशमलव प्रसार अशांत या असमान आवृत्ति का हो, उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब असमान आवृत्ति जैसे √2 का मान क्या होता है, 1.414287। अब यहाँ पर कोई सा भी अंक बार बार रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया आपको। अब अपन पढ़ने वाले संख्या पद्धति में विभाजिता का नियम। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी, तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे ध्यान रखना, विभाजिता का नियम है 2 से विभाजिता का नियम। 2 से विभाजिता का नियम। अब 2 से विभाजिता का नियम क्या होगा, जिस संख्या के अंत में क्या आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, या फिर क्या आ जाए, 0 आ जाए, वो संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, जैसे कि 512 ये 2 से विभाजित होगा। उसी प्रकार 316 ये 2 से विभाजित होगा। उसी प्रकार अगर मैं लिखता हूँ 5230 यानी कि 5230, ये भी किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। आगे पढ़ते हैं 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम। अब 4 से विभाजिता का नियम अगर हम देखेंगे तो जिस यानी कि संख्या का इकाई का अंक और दहाई का अंक, संख्या का इकाई अंक और दहाई का अंक किससे विभाजित होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए, या लास्ट में डबल जीरो हो, वो संख्या किससे विभाजित होगी, हमारी 4 से विभाजित होगी। यहाँ पर अगर हम देखेंगे जैसे कि 4 से विभाजित का नियम देखेंगे 316। अब इकाई का अंक, ये इकाई का अंक है और एक क्या है, दहाई का। अब 16 में 4 का भाग जा रहा है, तो कौन सी हो जाएगी हमारी 4 से विभाजित का। उसी प्रकार 1036 ये संख्या भी किससे विभाजित होगी, ये भी 4 से विभाजित होगी। अगर यहाँ पर अगर हम देखेंगे जैसे कि मैं लिख दूँ 2500, ये 2500 भी किससे विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा, क्योंकि इसके लास्ट के 2 अंक का किसमें आ रहे हैं, डबल जीरो आ रहा है। उसी प्रकार आगे हम देखेंगे 8 से विभाजिता का नियम। 8 से विभाजिता का नियम। अंतिम 3 अंक, इसमें क्या होंगे, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, या लास्ट में 3 जीरो हो, या लास्ट में क्या हो, 3 जीरो हो, वो संख्या किससे विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल अपन देखेंगे, उदाहरण अगर हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 512। क्या 512 8 से कट जाएगी, 8 छंग 48, कितने बचे, 3 बचे, और 8 चौक 32, यानी 512 भी किससे विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी। उसी प्रकार आगे हम देखेंगे 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता का नियम यानी कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग किससे विभाजित हो, 3 से विभाजित हो, तो वो संख्या हमारी किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। जैसे कि 3 से विभाजित का नियम कहते हैं संख्या के अंकों का योग किससे विभाजित हो, 3 से विभाजित हो, वो संख्या हमारी किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे जैसे कि 1 5 6 156 संख्या में ले लेता हूँ, ये क्या 3 से विभाजित है, तो अपने को क्या करना, अंकों का योग करना है। 6 और 5 कितने हो गए, 11, 11 और कितने हो गए, 12, तो ये संख्या किससे विभाजित,
12 3 से विभाजित हो जाएगा, तो 156 भी किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है। उसी प्रकार अगला उदाहरण हम देखेंगे, यहाँ पे ले लेता हूँ 1 4 और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 4 और 4 कितने हो जाए? 8 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। ये संख्या भी किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी। उसी प्रकार आगे का अगला उदाहरण अगर हम देखेंगे, जैसे कि 3 2 आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे अगर ले लूँ मैं 9 ले लूँ, तो 3 और 2 कितने हो गए? 5 5 5 कितने हो गए? 10 10 और 9 कितने? 19 हो गए। तो ये संख्या हमारी किससे? 3 से विभाजित नहीं होगी। अगर इसकी जगह पर 8 आ जाता, जैसे कि 3 तो 5 5 5 10 10 और 8 कितने हो जाए? 18 18 किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है। तो ये संख्या फिर किससे विभाजित हो जाती है? हमारी 3 से विभाजित हो जाती है। हम 9 से विभाजिता का नियम, 9 से विभाजिता का नियम। अब 9 से विभाजिता का नियम हमें क्या कहता है कि इसके अंकों का योग, यानी कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग किससे विभाजित होना चाहिए? 9 से विभाजित होना चाहिए। 9 से विभाजित होना चाहिए। वो संख्या किससे विभाजित होगी? हमारी 9 से विभाजित होगी। 3 और 9 का नियम सेम है। यहाँ पे अगर 9 से विभाजित का नियम अपन उदाहरण देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 1 2, यहाँ पे 1 और 2 कितने हो गए? 3 3 और 5 कितने? 8 8 और 1 कितने हो गए? 9। तो ये संख्या किससे विभाजित है? क्योंकि अंकों का योग 9 आ रहा है, 9 से विभाजित है, तो इसलिए संख्या किससे विभाजित है? 9 से विभाजित है। उसी प्रकार अगला उदाहरण हम लेंगे, 3 और 5 कितने हो जाएंगे? 8 और 8 कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 16 और यहाँ पे ले लेता हूँ 2। तो 3 और 5 कितने हो गए? 8 8 और 8 16 और 2 कितने हो गए? 18 और 9 2 18, क्योंकि 18 9 से विभाजित है। तो ये संख्या भी किससे विभाजित हो रही है? 9 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार आगे हम देखने वाले 5 से विभाजिता का नियम, 5 से विभाजिता का नियम। अब 5 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंत में या तो क्या हो? 0 हो, या फिर क्या हो? 5 हो। वो संख्या किससे विभाजित होगी? 5 से विभाजित होगी। जैसे कि ले लेता हूँ 525, ये संख्या किससे विभाजित है? 5 से विभाजित है। उसी प्रकार अगली संख्या ले लेता हूँ 640, ये संख्या किससे विभाजित होगी? हमारे 5 से विभाजित होगी। दोस्तों यहाँ हमने क्या क्या देख लिया है? 2 से विभाजिता का नियम देख लिया है, 3 से विभाजिता का नियम देख लिया, 4 से भी विभाजिता का नियम देख लिया, 5 से वाला भी देख लिया हमने। उसी प्रकार और कौन सा देखा? 8 वाला भी देख लिया, 9 का भी देख लिया। एक विभाजिता का नियम हमने देख लिया। अब देखना है 11 से विभाजिता का नियम। 11 से विभाजिता का नियम, विभाजिता का नियम। अब 11 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों का अंकों का योग, और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, या फिर 11 से विभाजित होना चाहिए। वो संख्या हमारी किससे विभाजित होगी? 11 से विभाजित होगी। एक बार और देख लो, 11 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर क्या होना चाहिए? 0 और 11 से विभाजित होना चाहिए। उसी प्रकार अगर इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे कि 63 28 15, एक संख्या लिखता हूँ मैं, यहाँ पे विषम स्थानों का अंकों का, यानी कि जो एक बैठा है, एक नंबर बैठा है, ये 3 2 नंबर बैठा है, ये 2 3 पे, ये 4 पे, 5 पे, 6। अब यहाँ पे अपने को जोड़ना है, विषम स्थानों का अंकों का योग लेना है, तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे? 8 8 और 1 कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। 8 और 1 कितने हो जाएंगे? आप 9 हो जाएंगे। उसी प्रकार सम स्थानों का अंकों का योग 8 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे? 8 और 3 हो जाएंगे हमारे 11, 11 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे? 16 हो जाएंगे। तो ये संख्या क्या 11 से विभाजित है क्या? नहीं, क्योंकि अगर 9 में से 16 जाएंगे तो माइनस में चली जाएगी संख्या, तो इसलिए 11 से विभाजित नहीं होगी। उसी प्रकार आगे वाली अगली संख्या लेते हैं हम 93 64 30, 93 64 30।
अब जो है देखेंगे तो अपने को सिर्फ कुछ भी नहीं करना, अपने एक छोड़ के एक को जोड़ा था, जैसे कि 6 और 2 कितने हो 8, 8 और 1 कितने हो 9। उसी प्रकार यहाँ पे 3 और 8 कितने हो 11, 11 और 5 कितने हो 16, यानी एक छोड़ के एक को जोड़ना अपने। तो 9 और 6 कितने हो जाए 15, 15 और 3 कितने हो जाए 18, 15 और 3 कितने हो जाए 18 हो जाए। उसी प्रकार यहाँ पे मैंने जोड़ा 9 और 6 को जोड़ा कितने हो 15, 15 और 3 कितने हो गए 18 हो गए। यहाँ पे मैं जोड़ूंगा 3 और 4 कितने हो जाए 7, 7 और 0 कितने हो जाए 7 हो गए। तो 18 माइनस 3, ये सम स्थान, ये विषम स्थानों के अंकों का योग कितना है 18 है, और सम स्थानों के अंकों का योग कितना है 7 है। तो 18 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 11। क्या ये 11 11 से विभाजित है? तो ये संख्या हमारी पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित होगी 11 से विभाजित होगी। दोस्तों इस बेस पे अपन सवाल पढ़ने वाले हैं कि 3 से विभाजित का नियम, यहाँ पे बहुत सारे सवाल पढ़ने वाले। चलिए विभाजिता का नियम पढ़ रहे थे, अब इस विभाजिता का नियम के बेस पर हम सवाल करने वाले हैं। जैसे कि मैंने एक संख्या लिखी 63, इसकी जगह पे यहाँ पे बना देंगे स्टार 592। अब प्रश्न में पूछा जाएगा कि स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा जो 3 से पूर्णतः विभक्त हो, जो 3 से पूर्ण विभक्त। अब अपने को यह पता करना है कि स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा जो 3 से विभाजित, 3 से पूर्ण विभक्त हो। तो 3 से पूर्ण विभक्त होने के लिए हमें कौन सा नियम देखना है, इसके अंकों का योग जो है क्या होना चाहिए 3 से पूरी तरह कटना चाहिए। तो स्टार के स्थान पर मान हम पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे 6 और 3 कितने हो गए 9, 9 और 5 कितने हो जाएंगे 14, 14 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे 23, 23 और 2 कितने हो जाएंगे 25। अब ये जो 25 आया क्या 3 से विभाजित है क्या, नहीं। तो 25 से बड़ी अगली संख्या कौन सी होगी जो 3 से विभाजित है, तो क्या होगी 3 नाम 27, यानी कि 27 जो है वो 3 से विभाजित है। लेकिन अपने को योग क्या आ रहा है 25 आ रहा है। तो 25 में 25 को मैं 27 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा मेरे को 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि स्टार की जगह पे क्या आएगा 2 आएगा। हमारा आंसर क्या जाएगा 2, इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं हम 5 4 1 3 1 7 में स्टार के स्थान पर क्या क्या आएगा जो 3 से विभाजित, ये संख्या भी किससे विभाजित होनी चाहिए 3 से विभाजित होनी चाहिए, 3 से विभाजित। जैसे कि हमने पहले सवाल में देखा सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे हम देखें 5 और 4 कितने हो 9, 9 और 1 कितने हो 10, 10 3 13, 13 और 7 कितने हो गए 20 हो गए। क्या 20 3 से विभाजित है, नहीं। तो अगली संख्या 3 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्या होगी 21। तो 20 में कितना जोड़ना जोड़ो कि 21 आ जाए, तो 1 जोड़ना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर x का मान क्या निकल के आ जाएगा हमारा 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों।